यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर्वाष्टक वर्ग पे पिछले वीडियो में हमने कई तरह की चर्चाएं की। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह दूसरा वीडियो इसी विषय पर आपके सम्मुख उपस्थित है। ऐसा कहा गया है कि सर्वाष्टक वर्ग में जिस भाव में जितने ज़्यादा बिंदु हों उतना ही उस भाव का शुभ फल अधिक मिलता है, और जिस भाव में जितने कम बिंदु हों उतना ही उस भाव का शुभ फल कम मिलता है। लेकिन छठे, आठवें और 12वें भाव में कम बिंदु होना शुभ है। अब इसी एक बात के आधार पर अनेक अनेक बातें और निकाल ली गई। जैसा कि कहा जाता है कि जिन लोगों का उर्वरक मस्तिष्क है, फर्टाइल माइंड है, गुणा करने की बुद्धि है, वे लोग एक बात से 100 बातें निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे ये बातें निकाली गई हैं। ऐसा कहते हैं कि लग्न जो है वह सिर है। लग्न का संबंध सिर से है, अर्थात बुद्धि, दिमाग। और चौथे भाव का संबंध जो है वह हृदय से है, भावनाएं, इमोशंस, दिल। और चौथे भाव का कारक चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा का संबंध मन से है ही, भावनाओं से है ही। तो जिन लोगों के लग्न में ज़्यादा बिंदु पड़ें चौथे भाव की तुलना में, अर्थात चौथे भाव में कम बिंदु हों और उससे ज़्यादा बिंदु लग्न भाव में हों, तो ऐसे व्यक्ति दिमाग से ज़्यादा जीते हैं, बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करते हैं, भावनाओं को महत्व कम देते हैं, इमोशनल नहीं होते इतने ज़्यादा, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं करते, अर्थात प्रैक्टिकल आदमी होते हैं। लेकिन जिन लोगों के चौथे घर में ज़्यादा बिंदु होते हैं लग्न की बजाय, वे लोग इमोशनल होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, भावुक होते हैं और भावनाओं में बहकर भी निर्णय कर लेते हैं। अब जैसे इस कुंडली में तो लग्न और चतुर्थ में बराबर ही बिंदु हैं, इसलिए यह व्यक्ति कभी भावनाओं के आधार पर तो कभी दिमाग के आधार पर मिश्रित स्थिति में चलता रहेगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि लग्न में जितने बिंदु हैं उससे कम बिंदु छठे घर में और आठवें घर में होने चाहिए। जैसा कि आपके सामने जो कुंडली है इसमें लग्न में ज़्यादा बिंदु हैं और छठे, आठवें में कम बिंदु हैं। तो ऐसे व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता उनको, क्योंकि छठा घर जो है रोग, शत्रु, ऋण का, आठवां घर जो है वह मृत्यु, कष्ट, दुख का है। तो इनसे ज़्यादा बिंदु लग्न में होने से व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, और उसे यदि कोई रोग हो जाए तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता के कारण वह स्वस्थ हो जाता है, रोगों को जीत लेता है। लेकिन यदि उल्टा हो कि लग्न में कम बिंदु हों और छठे और आठवें घर में ज़्यादा बिंदु हों, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण, दुखपूर्ण हो जाता है, और उसे रोग हो जाएं तो ठीक होना मुश्किल हो जाता है, गंभीर रोग होने की संभावना भी रहती है। लेकिन इसमें एक बहुत ध्यान रखने वाली बात क्या है कि लग्न का बलवान होना ज़रूरी है। कि जैसे इस कुंडली में हालांकि छठे, आठवें घर में लग्न से कम बिंदु हैं, लेकिन इसमें लग्न कोई बहुत बलवान नहीं है सर्वाष्टक वर्ग में के हिसाब से। कि जैसे सर्वाष्टक वर्ग में ऐसा कहा गया है कि 28 या 28 से ज़्यादा बिंदु होने पर भाव बलवान होता है, तो यहाँ 27 बिंदु ही हैं, तो लग्न भाव कोई बहुत बलवान नहीं है यहाँ पे। इस कारण इस व्यक्ति को छोटे मोटे रोग होते रहते हैं, लेकिन छठे, आठवें में बिंदु कम हैं, इसलिए यह स्वस्थ भी हो जाता है। और इनकी एज अभी 40-41 वर्ष है, लेकिन इन्हें कोई गंभीर रोग नहीं है, ऐसा कोई रोग न हुआ है न अभी है कि इनको कोई रोज़ दवा लेनी पड़े या बहुत ध्यान रखना पड़े। इसका कारण आपके सामने स्पष्ट ही है। इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए 2 कुंडलियाँ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अब जैसे यह कुंडली है एम शर्मा। इनकी कुंडली में आप देख रहे हैं कि लग्न में जो बिंदु हैं वह छठे और आठवें दोनों भावों से कम हैं, और अंतर भी काफ़ी है। लग्न भी कोई बहुत बलवान नहीं है, क्योंकि 28 या 28 से ज़्यादा बिंदु नहीं हैं। तो यह जो व्यक्ति हैं यह बचपन से ही बीमार रहे। इनके बचपन में ही कोई हार्ट संबंधित बीमारी हो गई थी, फिर इनका बहुत ध्यान रखा गया, फिर इनके कोई इंजेक्शन लगा, वह कुछ गड़बड़ लग गया, उसका ऑपरेशन हुआ,
और अनेक तरह के ऑपरेशन इनके होते रहे बीच बीच में, पाइल्स का, फिशर का, और एनी टाइम इनके कोई ना कोई दवा चलती ही रहती है। अभी इनके कुछ डिप्रेशन टाइप का मानसिक रोग भी है। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि लग्न भाव निर्बल है इस कुंडली में, और छठा और आठवां भाव उससे बहुत ज़्यादा बलवान। तो इन व्यक्ति का जीवन जो है वह इस मामले में कमज़ोर ही रहा, स्वास्थ्य के मामले में। अब इनकी जन्म कुंडली भी देख लेते हैं कि देखिए, इनकी जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी जो मंगल है वह 8वें घर में अस्त पड़ा है। ऐसा कहा गया है कि लग्नेश यदि छठे, 8वें, 12वें घर में क्रूर ग्रह के साथ हो तो स्वास्थ्य को कमज़ोर करता है। हालांकि यह मंगल स्वयं राशि का है और सूर्य मित्र है और पंचमेश है, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति बहुत बिगड़ी हुई रही। इनके अष्टम भाव का संबंध गुदा से होता है, तो इनके पाइल्स का, फिशर का ऑपरेशन भी हुआ। और सूर्य का संबंध हार्ट से है, तो हार्ट संबंधित रोग भी इनके हुआ। और ये ऐसा कोई दिन नहीं है कि इन्होंने दवा ना ली हो, दवाइयों के आधार पर ही जीते रहे हैं ये। अब ऐसा क्यों हुआ, यह इनके जन्म कुंडली में तो योग है ही, लेकिन सर्वाष्टक वर्ग में ज़्यादा स्पष्ट है। क्योंकि यह जो जन्म कुंडली में योग है, यह योग मैंने और भी कई कुंडलियों में देखा है, लेकिन वो लोग बीमार नहीं रहे, उन लोगों की लाइफ इनके जैसी नहीं रही, क्योंकि उनके सर्वाष्टक वर्ग में लग्न में बिंदु जो हैं वो छठे और 8वें से ज़्यादा हैं। तो देखिए मित्रों, यह कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सर्वाष्टक वर्ग कितना महत्वपूर्ण है कि सेम योग दो कुंडलियों में है। मैंने और भी अनेक व्यक्तियों की कुंडलियाँ देखी हैं कि जिनके लग्नेश 8वें घर में पड़ा है, क्रूर ग्रहों से युत दृष्ट है, लेकिन यदि सर्वाष्टक वर्ग में स्थिति नहीं बिगड़ी हो तो उनके ऐसा कोई भारी समस्या नहीं आती है। और यदि सर्वाष्टक वर्ग में भी बिगड़ जाए तो स्थिति काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जन्म कुंडली और सर्वाष्टक वर्ग दोनों को ध्यान में रख कर चलें। कोई चीज़ दोनों में ही आ रही है तो वह काम पक्का ही होगा, और एक में एक योग बन रहा है लेकिन वह योग दूसरे में नहीं बन रहा है तो उसमें फिर कुछ कमी आ जाती है योग के फल में। अब देखिए, इसी विषय में एक दूसरी कुंडली आपको दिखाते हैं। मिस्टर AK शर्मा, इनके भी छठे भाव में लग्न से ज़्यादा बिंदु हैं, लेकिन ये स्वस्थ हैं। आज इनकी अवस्था 55 वर्ष के करीब है, लेकिन ऐसा कोई रोग इन्हें नहीं है कि जिसकी इन्हें दवा लेनी पड़े या ध्यान रखना पड़े, और ये स्वस्थ ही रहे हैं। इसका कारण क्या है? एक तो यह है कि इनके 8वें घर में 25 ही बिंदु हैं, जो कि लग्न से काफ़ी कम हैं। और दूसरा, इनका लग्न बलवान है, क्योंकि लग्न में 28 से ज़्यादा बिंदु हैं। तो जिन लोगों के लग्न बलवान होता है और फिर यदि छठे भाव में ज़्यादा बिंदु आ भी जाएं तो इतनी कोई भारी परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित नहीं आती है। हालांकि संभावना तो है इनके, क्योंकि रोग तो कभी न कभी होते ही हैं। ग्रह दशा खराब आए, गोचर खराब आए तो जीवन में रोग तो आएगा ही। तो जब आएगा तो अगर खराब स्थिति हुई दशा, अंतर्दशा और गोचर की, तो ये स्वस्थ हो पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा इनके लिए, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। छठे भाव में ज़्यादा बिंदु हैं और लग्न भाव में कम बिंदु हैं। साथ में इनकी जन्म कुंडली भी देख लेनी चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर वाली कुंडली देखी थी, इस कुंडली की बजाय इनका लग्नेश काफ़ी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वह केंद्र में है, मित्र ग्रह है और भाग्येश मंगल के साथ में है। हालांकि बहुत अच्छी स्थिति तो इनके भी नहीं है, क्योंकि शनि, राहु, केतु का प्रभाव भी है। तो इनके भी यह जो चंद्रमा और बुध अष्टम भाव में पड़े हैं, इस कारण से कुछ हल्का फुल्का मानसिक रोग तो इन्हें भी है। तो प्रिय मित्रों, यह मैंने इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कि लग्न से ज़्यादा बिंदु छठे और 8वें में नहीं होने चाहिए, आपको यह 3 उदाहरण दिए हैं। अब आइए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, नवम भाव और दशम भाव। तो नवम भाव में यदि दशम भाव से कम बिंदु हों तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य से बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, उसे कर्म करके प्राप्त करना पड़ता है। भाग्य से तात्पर्य क्या है कि जैसे माता पिता से बहुत सारा धन संपत्ति जिसको मिल जाए,
या ससुराल से मिल जाए तो यह भाग्य की बात है, उसे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा और भाग्य से मिल गया। लेकिन यदि नवम भाव में बहुत कम बिंदु हों, दशम भाव में बहुत ज़्यादा बिंदु हों, तो ऐसे लोगों को अपने बलबूते पर अर्जित करना पड़ता है। वे लोग खुद कर्म करके अर्जित करते हैं। और जिन लोगों के नवम भाव और दशम भाव दोनों में अच्छे बिंदु हों, उन्हें माता पिता से भी मिलता है और वे लोग खुद भी कर्म करके अर्जित कर लेते हैं। अब जैसे इस कुंडली में नवम भाव बलवान है, क्योंकि 34 बिंदु हैं, तो यह बलवान भाव है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बिंदु दशम भाव में हैं, तो इनके साथ में ऐसा हुआ कि कुछ माता पिता से भी इनको मिला, कुछ बिना मेहनत के भी इनको मिला, लेकिन फिर मेहनत करके इन्होंने और भी उसको बढ़ा लिया। और यदि ऐसा होता कि यहाँ 20 ही बिंदु होते और यहाँ 30 से ज़्यादा होते, तो ऐसी स्थिति में इनको बिना किए कुछ नहीं मिलता, अपने बलबूते पर ही सब कुछ करना पड़ता। और ऐसी स्थिति होती कि यहाँ 39 बिंदु हों और यहाँ 20 ही बिंदु हों या कम बिंदु हों इसकी तुलना में, तो ऐसे व्यक्ति को बिना कुछ किए ही बहुत कुछ मिल जाता है और वह कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि दशम भाव में यदि ज़्यादा बिंदु हों लाभ स्थान के बजाय, तो ऐसा व्यक्ति काम बहुत करता है, लेकिन जितना काम करता है उतना फ़ायदा उसे नहीं होता है। मेहनत ज़्यादा होती है, फल कम मिलता है। और यदि उल्टा हो कि 10वें घर में कम बिंदु हों, लाभ स्थान में ज़्यादा हों, तो ऐसे व्यक्ति को काम कम करना पड़ता है और फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है। अर्थात कम मेहनत में लाभ ज़्यादा। और यदि लाभ स्थान में ज़्यादा बिंदु हों व्यय स्थान की तुलना में, तो ऐसे व्यक्ति के खर्चे कम होते हैं और फ़ायदा ज़्यादा होता है। और उल्टा हो तो खर्चा ज़्यादा, लाभ कम। अब कई लोगों के ऐसा भी होता है कि यहाँ लाभ स्थान में तो खूब बिंदु हैं, उसके तुलना में व्यय स्थान में कम हैं, लेकिन व्यय स्थान से ज़्यादा बिंदु यहाँ नहीं है, व्यय स्थान से कम बिंदु दूसरे घर में हैं। तो ऐसे लोगों के लाभ तो बहुत होता है, लेकिन वह खर्च होता रहता है, संचित नहीं होता, इकट्ठा नहीं हो पाता, सेविंग्स नहीं हो पाती। वे या तो ऐशो आराम में, मकान में, चीज़ों में या व्यापार को ही और बढ़ाने में खर्च करते रहते हैं, लेकिन सेविंग्स नहीं हो पाती है। मैंने ऐसे लोगों की कुंडलियाँ देखी है कि जिनके यहाँ 41 बिंदु हैं और यहाँ पर 27 ही बिंदु हैं, लेकिन यहाँ पर 24 ही हैं। तो ऐसे लोगों के फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन वह खर्च बहुत करते हैं और बिज़नेस को ही और बढ़ाने में, उस बिज़नेस में ही इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इस कारण सेविंग्स कम होती है। और प्रिय मित्रों, शास्त्रोक्त पुस्तकों में एक योग दिया हुआ है कि जिन लोगों के 10वें घर से ज़्यादा बिंदु 11वें घर में हो और 11वें से कम बिंदु 12वें घर में हो और 12वें से ज़्यादा बिंदु लग्न में हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफल होते हैं, धनवान होते हैं, अच्छी तरक्की करते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है, यह तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इस तरह से इन भावों की तुलना करके अनेक अनेक तरह के फलादेश किए जा सकते हैं। ज्योतिष के अनेक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के दूसरे घर में, पहले घर में, 9वें, 10वें और 11वें घर में 30 या 30 से ज़्यादा बिंदु हों सभी घरों में, तो ऐसे लोग धनवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, अर्थात पावर होती है उनके पास में, कुछ राजनीतिक पद भी मिल सकता है। और जिन लोगों के इन भावों में, सभी भावों में, जैसे लगन में, द्वितीय में, नवम में, दशम में और एकादश में, इन सभी भावों में यदि 24 से कम बिंदु पड़ें, और जितने ज़्यादा कम पड़ें उतना ही ज़्यादा उसका जीवन संघर्षपूर्ण और गरीबी वाला होता है। इसका कारण भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। लग्न यानी आप स्वयं, द्वितीय भाव यानी धन, नवम यानी भाग्य, दशम यानी कर्म और एकादश यानी लाभ। तो इन भावों में यदि बहुत कम बिंदु पड़ें, 22 से कम बिंदु पड़ें, तो फिर स्थिति बड़ी ख़राब होती है। और इन सभी भावों में 30 से ज़्यादा बिंदु पड़ जाएं तो स्थिति बहुत अच्छी होती है।
तो इस तरह से अनेक अनेक फलादेश किए गए हैं। जाते जाते आपको एक लास्ट बात और बताना चाहूँगा कि जिन भावों में बहुत कम बिंदु पड़ें और उन भावों में कोई क्रूर ग्रह भी बैठे हों, क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो उस भाव के शुभ फल में बहुत कमी आ जाती है। और उस भाव का जो वर्ष आता है, उस वर्ष में उस भाव का जो मास आता है, उस महीने में काफ़ी परेशानियाँ आने की संभावना रहती है। जैसे इस कुंडली में इनकी जन्म कुंडली यदि देखेंगे तो यहाँ पे शनि बैठा हुआ है इनकी कुंडली में, और यहाँ मंगल है। तो मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है और यहाँ शनि भी बैठा है, और इस भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। जैसे कि यह इनकी जन्म कुंडली है। तो इस स्थिति में इनका सप्तम भाव कमज़ोर पड़ता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इनकी शादी नहीं होगी, इनकी शादी हुई है और ऐसी कोई बहुत बुरी इनकी वैवाहिक ज़िंदगी भी नहीं है, वैवाहिक ज़िंदगी भी अच्छी है। इसके पीछे कारण क्या है कि द्वितीय भाव का भी संबंध है फैमिली से, क्योंकि कुटुंब का, परिवार का, फैमिली का घर यह है। और यहाँ पे 34 पॉइंट्स हैं, और इनकी जन्म कुंडली में भी द्वितीय भाव जो है वह सुधरा हुआ है। देखिए यहाँ जो है द्वितीय भाव में शुक्र है इनके, और यहाँ पे 34 पॉइंट्स भी हैं, और द्वितीय भाव पर कोई अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी नहीं है। तो इस कारण से इनके वैवाहिक जीवन जो है अच्छा ही चल रहा है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जो लग्न भाव है वह आपके जीवन का पहला वर्ष, कि आपने जन्म लिया और जन्म से लेकर पहला वर्ष लग्न भाव है, और फिर दूसरा वर्ष द्वितीय भाव, तीसरा वर्ष तृतीय भाव, इस ढंग से चलेंगे, और यहाँ 12वां भाव आ जाएगा। फिर वापस यह 13वां, 14वां, 15वां इस ढंग से चलेगा, और यह 24वां साल होगा आपका, और फिर यह 25वां, 26वां इस क्रम से यह चलते जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 7वां वर्ष आया, और 19वां वर्ष भी यहीं आया, और 19 में फिर 12 जोड़ दीजिए, 31वां वर्ष भी यही आया। तो यह जो 7वां वर्ष हुआ, 19वां वर्ष हुआ, 31वां वर्ष हुआ, यह इनके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 23 ही बिंदु हैं, और यहाँ पाप ग्रह भी बैठा है, और मंगल जैसे पाप ग्रह की दृष्टि भी यहाँ है। तो ये इनके वर्ष अच्छे नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें दशांतर दशा का भी विचार जरूर करें। यदि उस समय दशांतर दशा भी बुरी चल रही है तो 100% ही यह वर्ष बहुत बुरा जाएगा। और यदि दशांतर दशा अच्छी चल रही है तो उसके अच्छे फल में कुछ कमी हो जाएगी। इस ढंग से आप निर्णय करें। तो आशा है कि यह सर्वाष्टक वर्ग पे मैंने जो वीडियो आपको दिखाया है यह आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं इस ढंग की और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और यदि लाइक कम मिलेंगे तो मुझे ऐसे लगेगा आप लोगों की रुचि कम है, तो मैं उस विषय पे फिर वीडियो अपलोड शायद ना करूं। अष्टक वर्ग बहुत बड़ा विषय है, और बहुत बहुत सी बातें इसमें बाकी हैं अभी। अष्टक वर्ग पे बहुत सारे वीडियोस बनाए जा सकते हैं, अनेक अनेक तरह के, और बहुत सारी बातें बताई जा सकती है। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी बातें और बताऊं तो आप खूब लाइक कीजिए इसे, और अच्छे कमेंट्स लिखिए। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मेरा नया वीडियो अपलोड होते ही तुरंत सूचना मिल जाया करेगी। और यदि आप लोग मुझसे कुंडली दिखाकर परामर्श करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पते पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।